पीवी नरसिम्हा राव, वो प्रधानमंत्री जिन्होंने वर्तमान भारत की नींव रखी। 24 जुलाई 1991 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वो ऐतिहासिक तारीख थी, जिस दिन भारत में लाइसेंस परमिट राज को खत्म कर दिया गया और भारतीय अर्थव्यवस्था के रास्ते विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए गए। ये वो दौर था जब इंडियन इकोनॉमी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी, लेकिन सरकार के इस एक फैसले ने इंडियन इकोनॉमी को डूबने से बचा लिया। आप सोच रहे होंगे कि शायद यहां मैं तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, यहां बात हो रही है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव की। हाँ, ये सच है कि 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मनमोहन सिंह ने पेश किया था, लेकिन इस रिफॉर्म के असल मास्टरमाइंड पीवी नरसिम्हा राव ही थे। ये गैर गांधी नेहरू परिवार के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। कांग्रेस पार्टी से होते हुए भी उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की औद्योगिक नीतियों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। भारत के विकास के रास्ते में उनकी सरकार के द्वारा किए गए कई काम मील के पत्थर साबित हुए। इसके बावजूद 1996 में प्रधानमंत्री के पद से हटते ही कांग्रेस पार्टी से उन्हें दरकिनार कर दिया गया था। सिर्फ दरकिनार ही नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह से भुला ही दिया गया। तो आखिर क्या थी वो वजह कि एक सफल प्रधानमंत्री के साथ उनकी ही अपनी पार्टी ने सौतेला व्यवहार किया? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स रिफॉर्म एंड मॉडर्न डे चाणक्य पीवी नरसिम्हा राव की पूरी कहानी। पीवी नरसिम्हा राव, जिनका पूरा नाम था पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव, जिसका जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना के वरंगल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके माता पिता सीताराम राव और रुक्माबाई किसान थे। हालांकि जब उनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी, पामुलपर्ती रंगा राव और रुक्मिना अम्मा ने उन्हें गोद लिया और उन्हें लेकर हनामकोंडा डिस्ट्रिक्ट में आ गए। स्कूल की पढ़ाई गांव से पूरी करने के बाद ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद हिस्लॉप कॉलेज से लॉ में मास्टर डिग्री कंप्लीट की। पीवी नरसिम्हा राव छात्र जीवन से ही देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ चुके थे। 1930 में ही वो वंदे मातरम मूवमेंट से जुड़ गए थे। स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के बाद उन्होंने हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। 1947 में उन्होंने अपने गांव के लड़कों को इकट्ठा कर एक छोटी सी आर्मी बनाई थी, जिसने हैदराबाद की निजाम आर्मी को अपने इलाके में घुसने नहीं दिया था। भारत के स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस पार्टी से पीवी नरसिम्हा राव के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। 1957 से 1977 तक वो आंध्र प्रदेश के विधानसभा के सदस्य रहे। 1962 से 1973 के बीच राज्य के कई अलग अलग विभागों में मंत्री पद को संभाला। 1971 में राज्य की राजनीति के शिखर पर पहुंचते हुए वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई यादगार काम किए, जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड सीलिंग एक्ट को लागू करवाया और निचली जाति के लोगों को राजनीति में आरक्षण दिलवाया। 1969 में आंतरिक कलह की वजह से जब कांग्रेस पार्टी 2 धड़ों में बंट गई थी, तब नरसिम्हा राव ने इंदिरा गांधी गुट का सपोर्ट किया था। आगे चलकर नरसिम्हा राव राज्य की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में आ गए। 1977 में हनामकोंडा लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को जीतकर वो संसद पहुंचे। 1984 का लोकसभा चुनाव उन्होंने महाराष्ट्र के रामटेक से लड़ा और जीत हासिल की। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार में देश के 11वें विदेश मंत्री बनाए गए।
4 सालों तक विदेश मंत्री के पद को संभालने के बाद उन्हें जुलाई 1984 में गृह मंत्री बनाया गया, लेकिन फिर 5 महीने बाद ही उन्हें विदेश मंत्री के पद से हटाकर रक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी सौंप दी गई। लगभग 1 साल तक रक्षा मंत्रालय संभालने के बाद 1986 में राजीव गांधी की सरकार में उन्हें फिर से विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। समय के साथ ही केंद्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ता गया। 1982 में वो राष्ट्रपति बनने की दौड़ में भी शामिल थे। हालांकि अंत में जैल सिंह राष्ट्रपति बनाए गए। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपने राजनीतिक करियर में हर उपलब्धि हासिल कर ली थी। वैसे तो वो अभी राजनीति में बने रहना चाहते थे, लेकिन 1991 के इलेक्शन के दौरान राजीव गांधी ने पार्टी में घोषणा कर दी थी कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तब वो उम्रदराज नेताओं के बजाय युवा नेताओं के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। राजीव गांधी के इस प्लान के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने खुद अपना रिटायरमेंट प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने बैग्स, किताबें और कंप्यूटर समेत अपना लगभग सभी सामान पैक कराकर हैदराबाद में रह रहे अपने बेटे के पास भिजवा दिया था और वो भी हैदराबाद शिफ्ट होने की तैयारी करने लगे थे। राजनीति से रिटायर होकर उन्होंने तमिलनाडु के एक मोनेस्टरी में हेड मॉन्क बनने की इच्छा भी जाहिर की थी। उस मोनेस्टरी ने नरसिम्हा राव को पहले भी ये पद ऑफर किया था, लेकिन उस समय वो राजनीति में व्यस्त थे। नरसिम्हा राव ने तो ऑलमोस्ट दिल्ली छोड़ ही दी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक कैंपेन के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इस हत्या ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया और इसी के साथ नरसिम्हा राव की जिंदगी भी नए मोड़ पर आ गई। पार्टी प्रेसिडेंट राजीव गांधी की हत्या की खबर सुनने के बाद कुछ घंटे के बाद नरसिम्हा राव कांग्रेस ऑफिस पहुंचे। वहां प्रणब मुखर्जी पहले से मौजूद थे। वो नरसिम्हा राव को साइड में लेकर गए और कहा कि पार्टी में आम विचार बन रहा है कि आप कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाले। ये काम हमें जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए ताकि आंतरिक कलह को रोका जाए। नरसिम्हा राव ने प्रणब मुखर्जी की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। नरसिम्हा राव के अलावा और भी कई नेता कांग्रेस अध्यक्ष बनने की रेस में शामिल थे, जिनमें कुछ प्रमुख नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी शामिल थे। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस चुनाव के लिए अंतिम फैसला लेने का हक सोनिया गांधी को सौंप दिया गया। सोनिया गांधी ने पार्टी के नेताओं से विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। सबसे पहले शरद पवार इस रेस से बाहर हो गए, क्योंकि 1978 में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया के कई विरोधी पार्टी के अंदर ही थे, इसलिए वो दोनों भी इस रेस से बाहर हो गए। एनडी तिवारी भी इस रेस से बाहर हो गए, क्योंकि राजीव गांधी ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने से मना किया था। इसके बावजूद उन्होंने राजीव गांधी के फैसले के खिलाफ जाते हुए लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब इन सभी में नरसिम्हा राव ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार के प्रति वफादारी पर कोई दाग नहीं था। इस आधार पर नरसिम्हा राव को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। 1991 के इलेक्शन के दौरान राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। इलेक्शन 2 चरणों में आयोजित किया गया था। राजीव गांधी की हत्या से पहले के चरण में कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, लेकिन उनकी हत्या के बाद दूसरे चरण का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को
काफी ज्यादा सहानुभूति वोट मिले। हालांकि फिर भी कांग्रेस पार्टी बहुमत से पीछे रह गई। कांग्रेस को 232 सीट हासिल हुई। दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके बहुमत के आंकड़े जुटाए गए और फिर 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री बने। जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने तब भारत एक साथ कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा था। देश में आर्थिक मंदी चल रही थी और भारतीय अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुकी थी। कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियां चरम पर थी, तो वहीं पंजाब में भी अलगाववादियों ने सरकार की नाक में दम कर रखा था। नरसिम्हा राव के सामने चुनौतियां काफी सारी थी। उन्होंने एक एक करके सारी चुनौतियों का सामना करना शुरू किया। उनके सामने सबसे पहले चुनौती देश को आर्थिक मंदी से बचाने की थी। इस काम को वही इंसान सबसे बेहतर तरीके से कर सकता था जिसे बेहतर आर्थिक समझ हो। पीवी नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को काफी समय से जानते थे। मनमोहन सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके थे। इसके अलावा वित्त मंत्रालय के साथ रहते हुए वो कई बजट पर काम भी कर चुके थे। मनमोहन सिंह की काबिलियत को देखते हुए नरसिम्हा राव ने उन्हें अपनी सरकार में वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी। प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव जो काम सबसे पहला करना चाह रहे थे, देश की आर्थिक नीतियों में बदलाव करना। उन्होंने मनमोहन सिंह को अपनी योजनाओं के बारे में बताया और उन योजनाओं पर काम करते हुए मनमोहन सिंह ने देश की नई आर्थिक नीति बनाई। देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। उनकी सरकार ने कई ऐसे बदलाव लाए जिसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के द्वारा लागू किया गया था। इन आर्थिक सुधारों का असर ये हुआ कि 1991-92 में भारत में जो विदेशी निवेश सिर्फ $132 मिलियन था, अगले 5 साल में वो बढ़कर $5.3 बिलियन तक पहुंच गया था। भारत को 1991 की आर्थिक मंदी से बचाने और आर्थिक सुधारों का श्रेय मनमोहन सिंह को ही मिलता है, लेकिन खुद मनमोहन सिंह भारत में आर्थिक सुधारों का पूरा श्रेय नरसिम्हा राव को देते हैं। भारत 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान परमाणु शक्ति बना था, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि भारत के परमाणु शक्ति बनने की तैयारी भी नरसिम्हा राव ने ही प्रधानमंत्री रहते हुए शुरू की थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद ये बात बताई थी कि नरसिम्हा राव 1996 में ही परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करना चाहते थे, लेकिन 1996 का इलेक्शन हारने की वजह से ये टेस्टिंग नहीं हो सका। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तब खुद नरसिम्हा राव अब्दुल कलाम और आर चिदम्बरम के साथ अटल जी से मिलने गए और उन्हें भारत के परमाणु प्रोग्राम की पूरी जानकारी दी और इस प्रोग्राम को गुप्त तरीके से आगे बढ़ाने को कहा। वाजपेयी जी ने खुद नरसिम्हा राव को इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम का ट्रू फादर कहकर संबोधित किया था। पीवी नरसिम्हा राव इजराइल के साथ भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन की भी शुरुआत की थी। लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आए, पंजाब में अलगाववादी गतिविधियों को लगभग खत्म किया और कश्मीर में भी आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून लेकर आए। इनके कार्यकाल के दौरान बाबरी विध्वंस जैसी बड़ी घटना भी हुई, जिसे नरसिम्हा राव सरकार की सबसे बड़ी नाकामी माना जाता है। बाबरी विध्वंस की घटना से ही कांग्रेस पार्टी ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। उनके अपने ही पार्टी के कई नेता उनके खिलाफ साजिश करने लगे, जिनमें सोनिया गांधी के करीबी अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी भी शामिल थे। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों नेता आए दिन नरसिम्हा राव की शिकायत लेकर सोनिया गांधी से मिलने जाते थे।
इस वजह से भी सोनिया गांधी और नरसिम्हा राव के बीच दूरी बनती चली गई। निजी तौर पर राजीव गांधी हत्याकांड की धीमी जांच की वजह से भी सोनिया गांधी नरसिम्हा राव से नाराज थी। 1995 में उन्होंने खुद अपनी ही पार्टी की सरकार के ऊपर जांच धीमी करने का आरोप लगाया था। इन दोनों के बीच मनमुटाव तो पहले से ही शुरू हो गया था। नरसिम्हा राव के नेतृत्व में जब कांग्रेस पार्टी 1996 का इलेक्शन हार गई, तब वो नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और कांग्रेस पार्टी में नरसिम्हा राव का आंतरिक विरोध भी होने लगा। नतीजा ये हुआ कि इलेक्शन हारने के तुरंत बाद नरसिम्हा राव को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाकर सीताराम केसरी को ये पद सौंप दिया गया। 1998 में लोकसभा चुनाव में उन्हें पार्टी की ओर से टिकट तक नहीं दी गई। 1998 में जब सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में आ गई, तब उन्होंने नरसिम्हा राव को कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह से दूर कर दिया। कांग्रेस के प्लेनरी सेशंस में पार्टी के बाकी प्रधानमंत्री की तस्वीर तो लगी होती थी, लेकिन नरसिम्हा राव की तस्वीर नहीं होती थी। 23 दिसंबर 2004 को लंबी बीमारी के बाद पीवी नरसिम्हा राव का निधन हो गया। उन्हें श्रद्धांजलि देने तो सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता पहुंचे, लेकिन उस आखिरी क्षण में नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के बीच की दूरी जग जाहिर हो गई, जब उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस पार्टी दफ्तर आने की इजाजत नहीं दी गई। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कुछ नाकामियां जरूर से रही, लेकिन उन नाकामियों से कहीं ज्यादा बेहतर उन्होंने काम भी किया। उन्होंने देश में विकास की जो नींव डाली थी, उसी के ऊपर आज भारत इतनी मजबूती से खड़ा है। पर अफसोस, खुद कांग्रेस पार्टी अपने इस महान नेता का सम्मान नहीं कर सकी। लेकिन देश ने उनके कामों को देखा है। देश के प्रति उनके इस योगदान को देखते हुए इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न देने का फैसला किया है। तो दोस्तों, ये थी आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले पीवी नरसिम्हा राव की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।